आज हम क्लास 11th की हिंदी बुक आरोह का चैप्टर 9 जिसका शीर्षक है भारत माता, इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ये भारत माता जो पाठ है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है, जिसका हिंदी रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया था। एक पुस्तक थी हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां अध्याय था। वो पाठ भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? यानी भारत के बारे में नेहरू जी किससे चर्चा करते थे जब वो घूमने जाते थे, गांव के लोगों से बातें करते थे, ये बताना है। भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में और किसानों के साथ करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। ये ही भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। जब नेहरू जी जलसों में जाते तो किसानों के साथ वो बातें करते थे कि भी किसानों को भारत के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो मैं इनको पूरी जानकारी दे सकूं। और वो उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का जो नाम है अपने भारत देश के संस्थापक थे उनसे निकला हुआ है। ये और भारत शब्द ये अपनी संस्कृत भाषा का है। अपने देश में विभिन्नताएं होते हुए भी एकता है, यानी विविधता में एकता। और यही भारत है, इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, आजाद कराने के लिए, आंदोलन करने की, लड़ाई करने की प्रेरणा देते थे। अगला क्वेश्चन, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? यानी नेहरू जी है वो किसानों से ऐसा कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछते थे? वो जैसे पूछते थे भारत माता कौन है, भारत माता के बारे में आप क्या जानते हो, इस तरह से वो प्रश्न किया करते थे। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? ये भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? यानी नेहरू जी किसानों से ये कहते थे कि आप जिस भारत माता की जय बोलते हो उसे आप क्या समझते हो, यानी आप किसकी जय बोल रहे हो? ये भारत माता कौन है? वह कौन सी धरती है जिसे आप भारत माता कहते हो? किसी गांव की है या जिले की है या सूबे की या पूरे हिंदुस्तान के? यानी वो किसानों को अपने भारत देश की भूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहते थे, इसलिए बार बार उनसे ये क्वेश्चन पूछते थे। अगला क्वेश्चन, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? यानी नेहरू जी जब किसानों को दुनिया के बारे में बता रहे थे तो उनको आसान क्यों लगा? आसान यूँ लगा कि कई लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, कई इसमें फौजी थे जो फौज पे कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया तो वहाँ उन्होंने जानकारी ली थी। तो नेहरू जी के लिए किसानों को ये बातें बताना आसान हो गया क्योंकि वो हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते थे। नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। पुराने महाकाव्यों में पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। यानी जब नेहरू जी किसानों को भारत के बारे में बताते थे तो उनको बताने में आसानी इसलिए होती कि अपने जो महाकाव्य है, पुराण है, उनकी कथा कहानियां किसानों ने पढ़ रखी थी, इसलिए उनके लिए काम आसान था। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर है। कई लोग धार्मिक तीर्थ यात्रा भी जाते हैं तो देश के कोनों में जाते हैं, तो उनको चारों तरफ की जानकारी थी, इसलिए नेहरू जी की बात को बड़ी आसानी से समझ लेते थे। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कुछ सिपाहियों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तो वहाँ वो तरह तरह के लोगों से मिले थे, कई जगह पर वो गए थे, तो उनको उसके बारे में जानकारी थी, इसलिए नेहरू जी जब इनको भारत के बारे में बताते तो बड़े आसानी से समझ सकते थे। कुछ लोग विदेशों में नौकरियां करते थे और कई भारत के लोग जो विदेशों में नौकरियां करते थे उनको भी जानकारी थी कि अपना देश कैसा है, दूसरा देश कैसा है, अपने देश की क्या विशेषता है, इसलिए वो नेहरू जी की बात को आसानी से समझ सकते थे। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। जब 1930 में आर्थिक मंदी आई थी
तो उसमें भी भारत के लोगों को ये पता चला था कि दूसरे देशों की स्थिति क्या है, अपने देश की स्थिति क्या है, इसलिए नेहरू जी की बातों को वो सब आसानी से समझ सकते। अगला क्वेश्चन, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसानों के लिए भारत माता का अर्थ भारत की धरती से था, यानी किसान है वो भारत की धरती को ही भारत माता कहते। अगला क्वेश्चन, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? यानी भारत माता के प्रति नेहरू जी के क्या विचार थे, क्या अवधारणा थी? नेहरू जी के विचार से भारत माता का अर्थ हिंदुस्तान की नदियां, पहाड़, खेत तथा करोड़ों लोग हैं जो इसके अभिन्न अंग है, इन सभी को जोड़कर ही भारत माता की अवधारणा को समझा जा सकता है, जहाँ ये सभी भारत की प्रगति समृद्धि के सूचक है। यानी नेहरू जी कहते थे कि भारत में रहने वाला हर इंसान, हर चीज, जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, खेत हैं, जो करोड़ों लोग हैं, वो सारे इस भारत माता के अंग है। इन सब को जोड़ने से ही भारत माता बनती है। भारत माता को एक चीज का नाम नहीं, इस धरती पे जो भी लोग निवास करते हैं वो सब भारत माता हैं, और ये सभी भारत की प्रगति और समृद्धि के भी सूचक हैं। अगला क्वेश्चन, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? यानी जब अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आजादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलने जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यानी जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था तो किसानों के सामने गरीबी की समस्या थी, और वो अपनी गरीबी मिटाने के लिए या अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों से कर्ज लेते थे, और जब उनके खेतों में फसल नहीं होती तो उनका कर्ज नहीं चुका सकते थे, तो कर्जदारी की समस्या थी। और पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जिनसे वो कर्ज लेते थे उनका जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो पूंजीपति लोग उनका शोषण करते थे। जमींदारी, महाजन कड़े लगान और सूद लेते थे, उनके खेत के ऊपर लगान लिया जाता था, जब फसल हो जाती तब तो लगान चुका देते, और जब फसल अच्छी नहीं होती फिर भी जमींदार तो उनसे सूद मांगते थे, लगान मांगते थे, तो वो देने में नाकामयाब रहते। पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से भी जूझना पड़ता था। वो अपने कोई समस्या लेके पुलिस के पास जाते तो वो भी इन पे जुल्म यानी अत्याचार का कहर ढाते थे, और उसमें सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे। उनकी खेती है वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर थी। वो बहुत कठोर परिश्रम करते लेकिन उसके बदले उनको उतना अनाज नहीं मिल पाता था। तो इस तरह अनेक समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता था। अब पाठ के आसपास से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद भी साकार हुए? चर्चा कीजिए। यानी आजादी से पहले तो नेहरू जी क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे सपने सोचे गए थे, और जब देश आजाद हो गया तो क्या भी अपने सपने साकार हुए, इसके बारे में बात करते हैं। आजादी से पहले नेहरू जी ने भारत निर्माण को लेकर कई सपने देखे थे, जैसे गरीबी से मुक्ति, कर से छुटकारा, पूंजीपतियों तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ब्याज में कमी, पुलिस के अत्याचारों से मुक्ति, जो विदेशी शासन में भारतीयों पर किए जाते थे। यानी नेहरू जी ने ये सोचा था कि वे जब अपना देश आजाद हो जाएगा, अपन भारत का निर्माण करेंगे तो गरीबी को मिटा देंगे, और जो लोगों को टैक्स देना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाएगा, पूंजीपति और जमींदारी प्रथा को भी उन्मूलन यानी उसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ब्याज में कमी होगी, और जो पुलिस है वो किसानों पे अत्याचार करती थी उसे भी मुक्ति मिलेगी, और जो विदेशी शासन थे, विदेशी शासक थे जो भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा। आजादी के बाद वे सपने कुछ हद तक पूरे हुए, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी हैं जो अभी तक अधूरे हैं। जैसे आज भी कई किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, लगानों तथा सूद को तो कम कर दिया गया तथा जमींदारों और पूंजीपति से भी छुटकारा मिल गया है, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के अत्याचार आज भी लोगों को सहने पड़ते हैं। जब अपना देश आजाद हो गया तो कई समस्याओं का समाधान हो गया, कर्ज के बोझ से जो दबे थे वो कम हो गया, सूद और लगान को कम कर दिया, जमींदारी पूंजीपति से छुटकारा मिल गया,
लेकिन पुलिस के जो अत्याचार है वो आज भी लोगों को सहने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? यानी अपने देश के विकास को लेकर जो आप सपने देखते हैं वो लिखने हैं। भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। सभी को मूलभूत सुविधाएं मिले, यानी सबको मूलभूत, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत सुविधाएं होती है, ये सबको मिलनी चाहिए। देश में रोजगार बढ़े, यानी देश में रोजगार के साधन बढ़े, अपने उद्योग धंधे स्थापित हो ताकि सब लोगों को काम मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। तकनीकी विकास हो, यानी टेक्नोलॉजी है उसका विकास होना चाहिए। उद्योग व कृषि की उन्नति हो, उद्योगों का विकास हो, कृषि की उन्नति हो, यानी तरह तरह के उपकरणों के द्वारा कृषि को इजीली किया जा सके। इस तरह के सपने हम देखते हैं। देश में शांति का माहौल रहे और अपने देश में शांति का माहौल रहे, लड़ाई झगड़ा न हो। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। यानी भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना बतानी है। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल हैं यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति व सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। यानी मेरी दृष्टि में जो भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना है उसमें यहाँ के जो लोग हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की सभ्यता संस्कृति सब कुछ है। यानी भारत में जो रहते हैं वो सभी वो भारत माता की श्रेणी में आते हैं और यही मेरी संकल्पना है, यही मेरे विचार है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कर लेंगे। यानी अपना देश आज़ाद हो गया तो अभी किसानों की स्थिति कैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं है, सिंचाई के अनेक साधन तथा बिजली की व्यवस्था है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। प्रत्येक में कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो अब किसानों की स्थिति पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पहले किसान हल जोतता था बैलों से या ऊँटों से, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर से खेती होती है, कम समय में बुआई हो जाती है। और आज किसान केवल वर्षा पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि अनेक जगह पे कोई खुदाई हो चुकी है और कुएं में फुहारे लगाए हुए हैं जिनसे उनकी फसल भी अच्छी होती है। सुविधाजनक ढंग से कर्ज भी मिल जाता है। आज बैंक है वो किसानों को कम ब्याज दरों पे धन भी आसानी से उपलब्ध करा देती है। और जो जमींदारी की समस्या थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के आज किसानों की आर्थिक दशा वो पहले से बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। यानी आजादी से पहले जो नारे थे वो कौन कौन से थे, ऐसे 10 नारे लिखने हैं और बताना है कि किस संदर्भ में लिखे गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो नारा है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया और आजादी के समय क्रांतिकारियों का ये मंत्र था। यानी इसको सुन करके लोगों में जोश आता था कि अपने देश को आजाद कराना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र जी बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी अपने देश को अपन आजाद कराएंगे। तो इस नारे को सुन करके सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया गया, यानी अस्त्र शस्त्र लेकर के अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ो और अपने देश को आजाद कराओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो क्रांति को बढ़ावा देने हेतु है, यानी क्रांति करेंगे तभी अपना देश आजाद होगा। तो इस नारे को सुनते ही लोगों का खून खौलने लगता था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आजादी के लिए, यानी अपने देश पे जो अंग्रेज शासन कर रहे थे इनको यहाँ से भगाना है। तो कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ताकि अपना देश आजाद हो सके। करो या मरो, महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, अपन कार्य करो या मरो, लेकिन अपने देश को आजाद करवाना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है वो तिलक जी ने दिया था।
अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। ऐसा नारा दिया तो लोगों के मन में भावना उत्पन्न हुई कि नहीं भी, स्वतंत्रता अपना अधिकार है और इसको अपन लेकर के रहेंगे। और वो आज़ादी के लिए बहुत ही तत्पर हो गए, यानी देश को आज़ाद करने के लिए उनमें जोश पैदा हो गया। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करना। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि अंग्रेजों को सत्ता से बाहर निकालना है और दिल्ली अपनी है, इस पे अपना ही राज होना चाहिए। तो सबको दिल्ली बुलाने का आह्वान किया था। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का बहिष्कार। जब साइमन कमीशन बना था तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया था कि इस नियम को हम नहीं मानेंगे और साइमन को कहा था कि आप गो बैक, यानी वापस जाओ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, राष्ट्रीय एकता हेतु, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये नारा दिया था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये सब हमारा है और ये राष्ट्रीय एकता का आह्वान करता है। स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए एनी बेसेंट ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए नारा दिया था कि स्वदेशी अपनाओ, यानी अपने देश में बनी हुई चीजें उन्हीं का इस्तेमाल करो, जो विदेशों से बनी हुई आके उनका इस्तेमाल नहीं करना है। धन्यवाद।